नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 8 जुलाई 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPUSI दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम, इसके साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी यह हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं आज के नेशनल अफेयर यानी राष्ट्रीय मामलों में। मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु, सीधे सीधे ये आ जाएगा एग्जाम में कि अभी किस मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया, या इस तरह से पूछ लेगा कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, या इस तरह से भी प्रश्न बन जाएगा कि केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने अभी हाल ही में किस मोबाइल ऐप का उद्घाटन या लॉन्च किया। तो इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे, इसे किसने किया। यूनियन मिनिस्टर कौन है, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह हैं। हालांकि कल बहुत सारे फेरबदल हुए हैं, इसीलिए आज हम लेटेस्ट फैक्ट में यानी लेटेस्ट अबाउट फैक्ट में उन्हीं बातों की चर्चा की है। तो वो सारा मंत्रालय, खासकर कैबिनेट मंत्रियों के बारे में हम लोग एक जगह कर दिए हैं। यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो द मोबाइल ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय द ICAR, Central Institute of Freshwater Aquaculture, भुवनेश्वर, विथ फंडिंग सपोर्ट फ्रॉम द नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, यानी इसे NFDB हैदराबाद। तो इस ऐप को आपने देखा ICAR यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, भुवनेश्वर, विथ फंडिंग सपोर्ट फ्रॉम द नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद, इसी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? The objective of the online course app is to disseminate the latest freshwater farming technologies to the aquaculture farmers of the country। यानी यह ऑनलाइन पाठ्यक्रम ऐप का उद्देश्य जल कृषकों के लिए नवीनतम मीठा जल कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार करना है। The self learning modules will have renowned aquaculture expert explain the basic concepts and conduct practical demonstrations on breeding, seed production, and grow out culture of commercially important fishes such as catfish, carp, scampi, morel, ornamental fish and pearl farming। इन सब को कह सकते हैं, इन सब के विकास में यह काफी सहायता करेगा। तो द ऑनलाइन कोर्स ऑल्सो इंक्लूड वेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दैट शुड बी फॉलो टू मेंटेन सॉइल एंड वाटर क्वालिटी एंड फीडिंग एंड हेल्थ मैनेजमेंट इन एक्वाकल्चर ऑपरेशंस, यानी मिट्टी और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना कि इस मिट्टी में किस प्रकार का कंटामिनेशन है, या इसमें किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, या इसमें किस प्रकार का रसायन पाया जा रहा है। चूंकि आजकल पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, जैसे बहुत सारी समस्या, आर्सेनिक की समस्या, तो इन सब का चूंकि इसके प्रभाव भी पड़ते हैं उसमें जल में रहने वाले जीव जंतुओं जो जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसके बेहतर प्रबंधन और इसको इन सब को इस पाठ्यक्रम के मंच में प्रदान किया जा रहा है। तो अर्लियर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड लॉन्च द फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये भी योजना का नाम याद रखिएगा, इन सितंबर 2020 में उन्होंने लॉन्च किया था। यह 20,050 करोड़ रुपए का इसमें निवेश के साथ मत्स्य पालन क्षेत्र का टिकाऊ और जिम्मेदार विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई थी। तो इस तरह से अचीविंग एम्बियस टारगेट लाइक एडिशनल 7 मिलियन टन ऑफ फिश प्रोडक्शन अंडर PMMSY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। दिस ऐप विल डेफिनेटली हेल्प द फार्मर्स टू लर्न द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज एंड बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एट देयर कन्वेनियंस। ये बहुत ही मददगार सिद्ध होगा इस ऐप को, तो ये ध्यान रखेंगे मत्स्य ऐप। अब बढ़ते हैं, वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल रेजोल्यूशन पास्ड इन
स्टेट असेंबली। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधान परिषद का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में पारित हो चुका है। यानी द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली हैज पास द रेजोल्यूशन ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी अब यहां पर भी विधान परिषद, थोड़ा सा यहां पर समझिएगा, जैसे केंद्र में अपर हाउस एंड लोअर हाउस होता है ना, ये ध्यान रखेंगे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं, लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं। इसी तरह से राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। जैसे इसमें जो चुन के आता है उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तो राज्यसभा से भी चुनकर जाते हैं और लोकसभा से। लोकसभा क्या है? डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन के आते हैं, तो इसलिए जनता का प्रतिनिधि होता है। राज्यसभा क्या है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था के तहत, इनडायरेक्ट वोटिंग के तहत चुन करके जाते हैं, एमएलए उनको चुनते हैं। और यही बात लागू होती है विधायकों में और विधान परिषद सदस्यों में। तो विधायक क्या है? डायरेक्ट जनता के प्रति उत्तरदायी है। और विधान परिषद, इसको एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल एक और राज्य होगा जहां पर विधान परिषद के गठन की बात की जा रही है। इसमें 196 मेंबर ने इस प्रस्ताव के सपोर्ट में जो है वोट किया, जबकि 69 विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। खासकर वहां पर भारतीय जनता पार्टी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, वह उसका विरोध कर रही है। और उसने यहां तक बोला है कि हम केंद्र तक इसका, चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहां पर भी इसका विरोध करेंगे। तो इस तरह से यह प्रस्ताव अब पारित हो चुका है और असेंबली में। अब इसके बाद कहां पर जाएगा? राज्यपाल, फिर राज्यपाल इसको फिर केंद्र के पाले में डाल देगा। तो केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, वहां दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति इस पर, राष्ट्रपति की सहमति से, यह जो है यहां पर आर्टिकल 169 क्या है? आर्टिकल 169 में विधान परिषद का गठन और सृजन और खत्म करना दोनों है, उत्साधन दोनों है। तो आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल रेजोल्यूशन, वेस्ट बंगाल विल बिकम द 7th स्टेट। अगर यहां पर विधान परिषद का गठन हो जाता है तो भारत में 7वां राज्य बनेगा जहां विधान परिषद की व्यवस्था है। इससे पहले कहां कहां? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। तो यहां पर देख रहे हैं ना, इससे पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन वह यूनियन टेरिटरी स्टेट हो गया, जिसकी वजह से अब 6 राज्यों में विधान परिषदों की व्यवस्था है। तो यह भी ध्यान रखेंगे। अब जो है अकॉर्डिंग टू क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 169, यही मैंने बताया था कि संसद कानूनी तौर पर राज्य परिषद का बनाने और खत्म करने का अधिकार रखती है। तो इस तरह से आर्टिकल 168 में दोनों सदनों वाले राज्यों के नाम शामिल हैं। ऐसे हर बार राज्य परिषद बनाने की सूरत में अनुच्छेद में बदलाव की जरूरत होती है। तो ऐसे में 169(3) में यह साफ कह दिया गया है कि संविधान में परिवर्तन लाने के लिए इसमें बदलाव लाए जा सकते हैं। इसके लिए आर्टिकल 368 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल विधान परिषद को 1969 नामक अधिनियम में समाप्त किया गया था। तो उसी को यह फिर से कहा जा रहा है कि इसमें सुधार करते हुए यह व्यवस्था कायम की जाएगी। तो अगर यह पुनर्जीवित हो जाता है तो इसमें 94 सीटें होंगी। और ये कहां कहां से चुनकर आएगा? 1/3, यानी कह सकते हैं कि उनमें से 1/3 विभिन्न नगर निकायों के सदस्य द्वारा, 1/3 विधायकों द्वारा चुनकर आएंगे, 1/12 सदस्य लोगों को द्वारा जो कि कम से कम 3 साल के स्नातक, उसको कहते हैं ग्रेजुएट, स्नातक विधायक, और 1/12 शिक्षक संघ के जो विधायक होते हैं एमएलसी चुन के आते हैं, और 1/6 को राज्यपाल नॉमिनेट करता है। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा। तो यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा के साथ साथ सहकारिता आंदोलन, यह भी जोड़ दीजिएगा, सहकारिता। तो यह जो है इसके सदस्यों को वह मनोनीत कर सकता है। यह ध्यान रखेंगे इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। आफ्टर मालदीव एंड श्रीलंका, अनदर कंट्री ट्रैप्ड इन चाइनाज डेब्ट ट्रैप। यह जो है डेब्ट ट्रैप जो है, बहुत, यह कह सकते हैं इसको, यह कर्ज कूटनीति के माध्यम से चीन यह विश्व के देशों को अपने
अधिकार में लेने का प्रयास कर रहा है और यह बहुत ही गलत है एक तरह से देखा जाए तो। यह अमानवीय है। जैसे श्रीलंका में हम्बंतोटा ट्रैंकोमाली, वहां पर उस पोर्ट को लीज पर लिया 99 साल के और उसको कर्ज दिया था, वो कर्ज नहीं दे पा रहा है तो बोला कि अब हम 99 ईयर तक हम इस पर कब्जा रखेंगे। मालदीव के साथ, हालांकि मालदीव को भारत ने सहायता दी और वह इससे निकल आया है, लेकिन फिर भी मालदीव अब सचेत हो गया है। ऐसे में यूरोपियन कंट्री पर भी अपना अधिकार जमाना चाह रहा है। तो यह बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कार्यक्रम है उसी के तहत मॉन्टेनेग्रो एक छोटा सा देश है, प्राकृतिक छटाओं से घिरा हुआ देश है, पहाड़ी राज्य है, बाल्कन स्टेट है, वह भी कह सकते हैं कि चीन के अंडर में आ सकता है, क्योंकि उसने जो है यूरोप का यह छोटा देश मॉन्टेनेग्रो चीन का $1 अरब का कर्ज लौटाने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। ऐसे में चूंकि उसने हाईवे बनना था, अभी तक दूरी बनवाना था, लेकिन वह बनवा नहीं पाया है तो, लेकिन अब श्रीलंका और मालदीव के बाद मॉन्टेनेग्रो को भी कर्ज यह नहीं लौटा पा रहा है। तो इस तरह से मॉन्टेनेग्रो अगर कर्ज नहीं लौटा पाएगा तो जैसा कि वह बात हुई है तो चीन उसके जमीन पर अपना हक जताएगा। तो इस तरह से यह 270 मील का जो हाईवे था वह बनना था, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो इस तरह से चीन इस तरह की हरकतें करके इन छोटे छोटे देशों को अपने अंडर में लेने का प्रयास कर रहा है। तो वर्तमान में मॉन्टेनेग्रो पर उसकी जीडीपी से भी दुगना कर्ज हो गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस तरह की समस्या वहां आ सकती है। अब मॉन्टेनेग्रो के बारे में देख सकते हैं, ये सर्बिया है, इधर बोस्निया हर्जेगोविना है, ये क्रोशिया भी है, ये अल्बानिया है, ये कोसोवो है, इन सब देशों को टच करता है। इधर एड्रियाटिक सी है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ की जो मुद्रा है यूरो है, मॉन्टेनिग्रियन इसकी आधिकारिक भाषा है, पोडोगोरिका ये जो यहाँ देख रहे हैं ना, ये इसकी कैपिटल है और सबसे बड़ा राजधानी शहर भी है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, बॉर्डर एंड एयरपोर्ट क्लोज्ड इन हैती। हैती एक ऐसा देश है, कैरेबियन कंट्री है दोस्तों, इसकी कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस है। प्रेसिडेंट वहां के प्रेसिडेंट की हत्या कर दी गई है, जोवेनेल मोइस की। वह जो है उनकी हत्या कर दी गई और कुछ बंदूकधारी आए, उनके घर में घुसकर हत्या की और उनकी पत्नी भी हॉस्पिटलाइज हैं, भर्ती हैं। तो इस तरह से यह घटना हुई है और वहां पर जो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं क्लाउड जोसेफ साहब हैं। तो हालांकि ये कहा जा रहा है कि अभी स्थिति कंट्रोल में है, यही कारण है कि पूरा सीज कर दिया गया है, एयरपोर्ट बॉर्डर सब बंद कर दिए गए हैं कि वहां पर राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है। और पिछले 1 साल से वहां इलेक्शन कराने थे, लेकिन कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं, इन सब की वजह से यह नहीं कर पाए थे मोइस साहब और उनकी हत्या हो गई है। अब जहां तक माना जा रहा है कि क्लाउड जोसेफ के हाथों में सत्ता आ सकती है। और यह जो है हैती के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। हिस्पैनियोला द्वीप के पास ही यह स्थित है। इसके पूर्व में डोमिनिकन गणराज्य के साथ यह साझा करता है। यहाँ की क्रियोल और फ्रांसीसी, यहाँ पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। और यहाँ की जो मुद्रा है गाउरदे है, ये ध्यान रखें, गाउरदे यहाँ की मुद्रा है। तो यह जो है आप हैती देख सकते हैं, कैरेबियन सा, ये सब क्या है, यहाँ पर आपदाओं से ये घिरे रहते हैं। 2010 में यहाँ भूकंप बहुत जबरदस्त आया था, फिर यहाँ पर चक्रवात आए दिन आते ही रहते हैं। यह बहुत मतलब कैसे देखें ना, हिस्पैनियोला द्वीप है, कैरेबियन सागर, इसी में यह स्थित है, इसकी झील है। ये सारे पॉइंट हमने दिए हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। What is the reason behind the declining number of endangered bonobo? यह बोनोबो क्या है? यह बड़े, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, पिक्चर में दिख रहा होगा, बड़े वानरों की प्रजाति है बोनोबो। तो 1994 में इसे IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय या गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और यह धीरे धीरे इनकी संख्या घट रही है। दोस्तों यह कांगो बेसिन, कांगो कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, यहाँ मध्य भाग में स्थित देश है। यहाँ पर बोनबो की संख्या धीरे धीरे घट रही है। पिछले 40 वर्षों का यह अनुमान लगाया जा रहा है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि अब जंगल में बहुत
कम बोनोबो बचे हुए हैं। इसके पीछे कारण है कि वहां वर्षा की मात्रा भी घट रही है, जबकि इक्वेटर पर है, यहां रोज वर्षा होती है। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से, यानी सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग को माना जा रहा है। तो बोनोबोस, जिसे पैन पैनिकस चिंपैंजी समान बड़े वानर की एक प्रजाति है, जो केवल कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहती है। जैसा कि कल हमने बताया था, इसे दूसरा फेफड़ा कहते हैं, इसे हरे फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। क्यों? अब देखिए यहां पर भी इसको अपना, देखिए यहां पर जैसे ये विषुवत रेखा पर स्थित है, यहां पर रेट ऑफ ऑपरेशन अधिक होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, तापमान अधिक होता है, ये लो प्रेशर रहता ही है। रोज दोपहर 2 बजते बजते यहां वर्षा हो जाती है। यही कारण है कि विषुवत रेखा पर रोज वर्षा होती है और वर्षा होने के बाद वनस्पतियां उगेंगी। तो यही कारण है कि यह क्षेत्र पूरा हरा भरा रहता है। तो कांगो को इसीलिए यह पृथ्वी के हरे फेफड़े के रूप में भी यह जाना जाता है। लेकिन धीरे धीरे यहां पर यह इनके आवास नष्ट हो रहे हैं और यह बोनोबो जो जानवर है, यह कह सकते हैं मंकी है, यह समाप्त हो रहा है। तो यह ध्यान रखें, यह कांगो देश है, यहां पर विषुवत रेखा इससे गुजरती है। याद रखना, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको बताना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर कौन कौन से अफ्रीकन कंट्री गुजरते हैं। जैसे यहां पर देख रहे हैं वेस्टर्न सहारा, माली, मर्टिनिया, याद रखना WM माली। तो ए से अल्जीरिया, लीबिया, चाड, ये सब जो है ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो आप देखेंगे MALE, तो माली, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, मिस्र भी टच करता है। इसी तरह से यहाँ पे याद रखना MMSBN, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, ये सब जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और यहां पर इक्वेटर पर GCCUKS, यानी गैबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, यह विषुवत रेखा से गुजरते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट स्कीम, कमीशन एंड कमेटीज में। आज हम फिर से स्कीम पे आए हैं, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। सीधे सीधे पूछ लेगा इसका संबंध किससे है। तो ये सोलर प्लांट लगाने से, इसको मोदी गवर्नमेंट के कार्यकाल 2018-19 के आम बजट में ही कुसुम योजना या किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना की घोषणा की थी। तो इसे जो है बाद में 2019 में स्वीकृति मिल गई और जुलाई 2019 में इसमें दिशा निर्देश जारी किए गए। तो यह कुसुम योजना क्या है? फार्मर अक्रॉस द कंट्री ऑफन फेस ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज व्हाइल इरिगेटिंग देयर फील्ड्स, यानी सिंचाई के दौरान काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे अब मान लीजिए कि तूफान आ गया, बारिश हो गई, लाइट चली जाती है, तो ऐसे में सिंचाई की समस्या। तो सम टाइम ड्यू टू एक्सेस और लेस रेन देयर इज ए लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप, यहाँ की फसलों को काफी नुकसान होता है। तो ऐसे में किसानों की समस्या को दूर करने के लिए ही केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कुसुम योजना लाई गई है। इसके जरिए किसान अपनी जमीन पर सोलर प्लांट और पंप लगाकर खेतों की सिंचाई कर सकेगा। With the help of this scheme, farmers can use the electricity generated by installing solar panel on their land for farming, और इस तरह से 24 घंटे आपूर्ति संभव हो सकेगी। तो इसके 3 घटक हैं, यानी 10,000 मेगावाट क्षमता के ग्रिड से जुड़े विकेंद्रीकृत नवीकरणीय बिजली संयंत्र और 17.50 लाख ग्रिड आइसोलेटेड सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप्स एंड ग्रिड से सोलराइजेशन ऑफ 10 लाख सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप कनेक्टेड टू द ग्रिड, यानी 10 लाख और सौर बिजली कृषि पंपों को सोलराइजेशन किया जाएगा, ग्रिड से जुड़े हुए हैं। तो योजना के तहत इन तीनों घटकों को मिलाकर 2022 तक 25,750 मेगावाट, यानी 25,750 मेगावाट सोलर एनर्जी को तैयार किया जाएगा। तो अब इससे क्या होगा? किसानों को लोन के रूप में 30% सरकार रकम देगी। एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट गिव्स 60% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द सोलर पंप टू द फार्मर्स एज सब्सिडी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण। और इस योजना से फायदा क्या होगा? फार्मर आर बेनिफिटिंग इन 2 वेज, यानी 2 फायदा होगा। फर्स्ट एडवांटेज इज दैट फार्मर आर यूजिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी, सबसे बड़ी चीज है, और सिंचाई में बाधा नहीं आएगी, लाइट रहेगी हमेशा, वो यूज कर सकेगा, इरिगेशन में दिक्कत नहीं आएगी, तो यह तो फ्री बिजली का इस्तेमाल करेगा। इसके साथ साथ
वह जो है किसान अतिरिक्त अगर बिजली बना रहा है तो उसे वह बेचकर कमाई भी कर सकता है। इस तरह से किसान का जो 2022 में सरकार ने सपना देखा है कि किसान की आय को दुगना करना, तो उसमें भी यह सहायक होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। फॉर्मर हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर एंड कांग्रेस लीडर वीरभद्र सिंह पासेस अवे। यह जो है 87 ईयर ओल्ड थे, उनकी मृत्यु हो गई। कोरोना से ग्रसित थे, हालांकि कोरोना ठीक हो गया था, बाद में फिर वह भर्ती करना पड़ा तो उनका देहांत हो गया है। वह वीरभद्र सिंह 9 बार विधायक रहे हैं, 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, 5 बार सांसद रहे हैं और वर्तमान में वह विधायक भी थे। और 2009 में मनमोहन सरकार में वो स्टील मंत्री भी थे, स्टील मिनिस्ट्री उनके हाथ में थी। और इस तरह से वह पहली बार 1983 में मुख्यमंत्री बने और 90 तक लगातार 2 बार इस पद पर बने रहे। तो यह इनके बारे में भी ध्यान रखेंगे। बुक्स एंड अवार्ड्स में आज भी बहुत ही अच्छी किताबें लेकर आया हूं आपके पास। यह सब आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो पहली है ए गाइड टू प्राइवेट इक्विटी, नेहा भुवानिया। दूसरा है बर्थ ऑफ सिनेमा, गोपाल कृष्णा की। ए बंच ऑफ ओल्ड डेटर्स, जवाहरलाल नेहरू की। ए बिलियन इज इनफ, अशोक गुप्ता की है। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, चौधरी चरण सिंह की। वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह की बुक है। एंड गीता रहस्य तो सुना ही होगा, बाल गंगाधर तिलक की, कई बार आई हुई ये बुक। द कैंडिडेट, अनिरुद्ध भट्टाचार्य। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, संजय बारू। डेथ ऑफ ए सिटी, अमृता प्रीतम। और एंड देन वन डे, नसरुद्दीन शाह। ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। इंडिया ए रिस्क, जसवंत सिंह। पैसेज टू इंग्लैंड, नीरज सी चौधरी। ये सब बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, इन्हें भी याद कर लीजिएगा। अब आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टाइज अप विथ यात्रा.com। पर्यटन मंत्रालय ने यात्रा.com के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यह यात्रा.com याद रखेंगे किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ। तो इससे क्या होगा? इट वॉज ऑर्गेनाइज अंडर द एजिस ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI, and Ministry of Tourism to implement measures to promote Indian hospitality and tourism industry। तो इस तरह से इसको बढ़ावा देंगे पर्यटन को। और इस वर्ष की शुरुआत में ही इजी माई ट्रिप एंड क्लियर ट्रिप के साथ भी पर्यटन मंत्रालय ने समझौता किया था। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, छोटी है, फैक्चुअल है, इसे ध्यान रखेंगे। यात्रा.com क्या है? इट इज ए इंडियन ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी एंड ट्रेवल सर्च इंजन है। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है। इट वाज फाउंडेड इन अगस्त 2006 बाई ध्रुव श्रृंगी, मनीष अमीन और सबीना चोपड़ा। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं स्पोर्ट न्यूज में दोस्तों। कोपा अमेरिका कप, तो अर्जेंटीना डिफीटेड कोलंबिया बाई 3-2 इन शूट आउट एंड रीच्ड कोपा अमेरिका फाइनल अगेंस्ट ब्राजील। तो यानी अब जो है कोपा अमेरिका कप के फाइनल में आमना सामना होगा अर्जेंटीना और ब्राजील का। और यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है, पिछली बार की चैंपियन भी ब्राजील ही रही है। और कोपा अमेरिका कप अभी तक सबसे ज्यादा बार अगर किसी ने जीता है तो वह उरुग्वे ने जीता है। 1916 में स्टार्ट हुआ था और पहला जो है ये ध्यान रखेंगे उरुग्वे ने ही यह जीता था और यह 15 बार जीता है। उसके बाद अर्जेंटीना ने 14 बार जीता है, ब्राजील ने 9 बार जीता है। तो इस बार अर्जेंटीना की ओर से लियोनेल मैसी साहब होंगे, तो इधर ब्राजील से नेमार, दोनों की भिड़ंत होगी। तो यह जो है ध्यान रखेंगे। अब इंग्लैंड रीच द फाइनल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डिफीटिंग डेनमार्क। दोस्तों यहां पर भी यूरो कप के फाइनल में पहुंच गया है कौन? इंग्लैंड। किसको हराकर? डेनमार्क को। और अब उसका सामना किसके सामने होगा? इटली के सामने होगा। पिछली बार का चैंपियन कौन था? तो वह था पुर्तगाल। ये भी ध्यान रखेंगे। और पहला यूरो कप 1960 में सोवियत संघ ने जीता था और सबसे ज्यादा बार जर्मनी और स्पेन ने 3-3 बार जीता है। अभी तक एक बार इटली ने भी जीता है, जो कि फाइनल में टकरा रहा है किससे? इंग्लैंड से। और इंग्लैंड अभी तक यूरो कप एक बार भी नहीं जीता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में।
सीधे सीधे फैक्चुअल है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कल विस्तार कर दिया गया है, तो यह नए नए मंत्रालय बने हैं। तो ध्यान रखेंगे कि इनमें काफी नए चेहरे भी आ गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कांग्रेस छोड़कर आए थे, मध्य प्रदेश से हैं, शिवसेना और कांग्रेस से होते हुए बीजेपी में आए। नारायण राणे, असम के हिमंत बिस्वा शर्मा के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले सर्बानंद सोनोवाल, ये सब बड़े चेहरे 36 नए चेहरों का कह सकते हैं हिस्सा बने। तो इस बार के जो मंत्रिपरिषद में 7 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन भी हुआ है, जैसे कि किरण रिजिजू, हाँ याद रखें, अनुराग ठाकुर, इन सब का प्रमोशन हुआ है। तो कुल 15 सदस्यों को कैबिनेट मंत्री और 28 को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 12 मंत्रियों के इस्तीफे भी बड़े बड़े, जैसे कि रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, इन लोगों को, रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा मंत्रालय, इन लोगों को त्याग पत्र देना पड़ा। तो इस तरह से यह लिस्ट देख लीजिए। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वही हैं पुराने ही, अमित शाह भी गृह मंत्रालय, इसके साथ साथ एक सहयोग मंत्रालय जुड़ा था, अभी कल ही के न्यूज में बताया था, तो वह भी किसके पास अतिरिक्त प्रभार रहेगा? अमित शाह के पास। नितिन गडकरी के पास एमएसएमई था, अभी कल ही वो जो है पेंटिंग ब्रांड इंडिया के, वो खादी पेंटिंग ब्रांड के एम्बेसडर भी थे, अब वह मंत्रालय उनके हाथ में नहीं रहेगा। नितिन गडकरी के पास सड़क परिवहन भी पहले से ही था। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मंत्रालय, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं कृषक कल्याण, एस जयशंकर भी विदेश मंत्री थे और अभी भी हैं, अर्जुन मुंडा का भी बदला नहीं है, जनजातीय कार्य मंत्री, स्मृति जुबिन ईरानी का कपड़ा मंत्रालय था, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री थी, अब महिला एवं बाल विकास मंत्री हो गई। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया पेट्रोलियम से, यह भी बहुत महत्वपूर्ण पद है। पीयूष गोयल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता कार्य मंत्री, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और साथ साथ कपड़ा मंत्रालय भी दे दिया गया। प्रहलाद जोशी को संसदीय कार्य मंत्री, नारायण राणे को एमएसएमई जो नितिन गडकरी के पास था, सर्बानंद सोनोवाल को मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय भी दिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। और मुख्तार अब्बास नकवी को मिनिस्ट्री माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर बनाया, वो पहले से भी थे, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दी गई है और रामचंद्र प्रसाद सिंह को स्टील मंत्रालय, ये भी अश्वनी वैष्णव को बहुत ही अच्छा रेल मंत्रालय दिया गया है, यह पहले पीयूष गोयल के पास था। पशुपति कुमार पारस जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, इनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया है, ये इनके भाई को भी यही था, रामविलास पासवान जी को। तो इस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय, किरण रिजिजू को कानून एवं न्याय मंत्री, स्पोर्ट पहले था इनके पास। तो इस तरह से हरदीप पुरी को पेट्रोलियम दे दिया गया, मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्रालय हर्षवर्धन जी से हटा करके दे दिया गया। तो यह सब याद रखिएगा। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दे दिया गया इस तरह से। और यहां पर अनुराग सिंह ठाकुर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं युवा एवं खेल मंत्री भी बनाया गया है। तो यह मंत्रालय, इसे याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि लगातार बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं पूर्णिमा जायसवाल, एकता मिली, ज्योति गर्ग, मधु आशुतोष, साई तेजा डुग्गी, टाइम मीना, निधि राठौर, अंकिता राठौर, रेणु बाला, मोनी गुप्ता, मोहम्मद हसन, पिंटू कुमार यादव, जीएस प्रजापति, नाइम अंसारी, रितेश पांडे, संदीप यादव, विनोद जायसवाल, साहिल शर्मा करोलिया, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। कुछ प्रश्न भी आए हुए हैं, जैसे कि पूछा है ज्योति जी ने कि अफगानिस्तान को लिथियम का सऊदी अरब क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमेरिका ने सऊदी अरब में भी लिथियम पर, वहां की जो ये, चूंकि इसको यूज होता है बैटरी आयन, मतलब मोबाइल में, इन सब में यूज होता है, तो वहां पर भी उसने प्लांट लगाया हुआ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि यहां पर लिथियम के बहुत बड़े भंडार हैं। तो इस वजह से उसको सऊदी अरब का लिथियम कहा जा रहा है, किसको? अफगानिस्तान को। फिर दूसरा प्रश्न है, पीटी उषा को उड़न परी और मिल्खा सिंह, देखिए दोनों ये धावक हैं, जब ये दौड़ते थे तो लगता था कि उड़ रहे हैं। हालांकि मिल्खा सिंह को जो है फ्लाइंग सिख कहते, इसलिए कहा गया। तो पाकिस्तान में वहां के राष्ट्रपति ने इनको फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी 1960 में, जब वो गए थे तो प्रतियोगिता में वह जीते थे, तो तब से उनको उड़न सिख कहा जाने लगा। और पीटी उषा भी ओलंपिक में कुछ ही सेकंड में, नहीं तो वह पदक के एकदम नजदीक थी,
तो बहुत तेज धाविका थी, तो इसलिए भारत की तरफ से उनको भारत की उड़न परी कहा जाता है। अफगानिस्तान में दुर्लभ खनिजों की उपस्थिति पहले से थी, तो अमेरिका भी तो कई साल तक, हालांकि अमेरिका शुरू में वह ऑपरेशन के लिए गया था, लेकिन यह सब बातें की ध्यान रखेंगे कि जरूरी नहीं है कि सब बातें ओपन हो सकता है कि अमेरिका को इन सारी खदानों के बारे में, खनिजों के बारे में पता हो, इससे ज्यादा पता हो, जो अभी हम लोगों को 2 दिन पहले पता चला है, उस पर कार्य कर रहा है। तो इस तरह से अभी खोज चल भी रही है, और इस चूंकि वह लगातार देखा जाए तो आतंकवादी गतिविधियों, इस तरह की एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे इराक में देखिए जल रहा है, लीबिया जल रहा है, तो लीबिया में क्यों कर्नल गद्दाफी का शासन चलता था, अच्छा खासा चलता था, क्यों वहां पर अमेरिका ने अपना कब्जा जमाया, वहां पे अपना बेस बनाया? क्योंकि लीबिया में जो ऑयल पाया जाता है उसको स्वीट ऑयल पॉलिसी कहा जाता है। तो विश्व का सबसे अच्छे किस्म का जो ऑयल पाया जाता है लीबिया में पाया जाता है, तो उसकी नजर वहां के मिनरल पे थी। इसी तरह से अमेरिका की जैसे नजर वेनेजुएला, सबसे बड़ा भंडार है। आज वेनेजुएला की स्थिति देख रहे हैं, वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। तो ऐसे में यह जो विकसित देश हैं, इन छोटे देशों पर अपना वर्चस्व बनाकर रखते हैं, और कहीं ना कहीं वहां के संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि इस तरह की चीजें आप देखोगे कि वो अशांत क्षेत्र उसको घोषित कर दिया जाता है। तो लोगों का दिमाग यही रहेगा कि तालिबान वहां पर एकदम आतंकवादी गतिविधियां बनाए हुए है। अब आप देखिए इराक में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई, उसको यह कहा जा रहा था कि वो परमाणु बम का प्रयोग कर देगा, जैविक हथियार का, जबकि कुछ भी नहीं मिला, और आज भी वहां के कुएं जल रहे हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं अमेरिका ने अपना वहां पर बेस बना लिया ना। तो इस तरह से जहां भी, जैसे वेनेजुएला पर पूरी तरह से वह अमेरिका की पूरी नजर है वेनेजुएला पे। ईरान पर क्यों उससे हो रहा है? ईरान के पास भी बहुत विपुल भंडार है। तो इस तरह से लीबिया में था, वहां कर्नल गद्दाफी को हटा के अपनी मनमाफिक सरकार अमेरिका ने बनाया। तो इस तरह से यह विकसित देश, खासकर पावरफुल कंट्रीज, इस तरह की हरकतें करती हैं, यही कारण है। और ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी भी चीज का ब्रांड एम्बेसडर, जैसे कोई भी हम लोग वस्तु को प्रयोग करते हैं तो कहते नहीं है कि अरे इसका जो है प्रचार ये करता है। जैसे बायजूस का प्रचार शाहरुख खान कर रहा है, और भी लोग जो है इसी तरह से। आप जैसे देखिए कोई भी हम वस्तुएं लेते हैं तो उससे क्या होता है कि यह जो बड़े बड़े व्यक्तित्व होते हैं वह इसका प्रचार प्रसार करते हैं लोगों तक। अब जैसे खादी जो पेंट है ये गाय के गोबर से बनेगा, तो ये होगा कि हमारे मंत्री जी इस पर कर रहे हैं। जैसे अमिताभ बच्चन देखिए कई चीजों के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो हमेशा सेलिब्रिटीज को बनाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि उसके बारे में पूरे देश के नागरिकों को पता चल सके, इसलिए यह एम्बेसडर बनाए जाते हैं। अब चलते हैं आप लोगों में। पहला प्रश्न है, विच मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रिसेंटली? इसे क्या कहेंगे? इससे जो है ऐप का नाम मत्स्य ऐप, मीन ऐप, या जो है जल सेतु ऐप, या डेयरी सेतु ऐप। तो इस तरह से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हैती? पोर्ट ऑफ प्रिंस, हवाना, पोर्ट ऑफ स्पेन, नसाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रधानमंत्री कुसुम योजना रिलेटेड? यानी विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से किससे, इसका संबंध किससे है? इस योजना का ऊर्जा से संबंधित है, बाल श्रम से, शिक्षा से, या न्याय से? नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान? नीरज सिंह चौधरी, खुशवंत सिंह, अरुंधति राय, अमृता प्रीतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह पास्ड अवे, टू विच स्टेट डिड ही बिलोंग? किस राज्य के वह मुख्यमंत्री रहे हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, या गुजरात? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म साइन ए एग्रीमेंट? यात्रा.com, इजी माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, या उपरोक्त सभी के साथ पर्यटन मंत्रालय ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है? नेक्स्ट, हु वाज द विनर ऑफ यूरो कप 2016? पिछली बार यूरो कप 2016 का विजेता कौन था? स्पेन, जर्मनी, पुर्तगाल, फ्रांस? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज वॉन द कोपा अमेरिका फुटबॉल मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम?
किस देश ने कोपा अमेरिका फुटबॉल कप सबसे ज्यादा बार जीता है? अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे या चिली? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज गॉट द चार्ज ऑफ द रिसेंटली क्रिएटेड कोऑपरेशन मिनिस्ट्री? सहयोग मंत्रालय किसे मिला है? अमित शाह को, पीयूष गोयल को, स्मृति ईरानी को या अनुराग ठाकुर को? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।